ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो जोकर बनकर मासूम लोगों की जान लेता था। इस व्यक्ति का नाम है जॉन वेन गेसी। जॉन एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन था। उसके साथ रहने वाले लोगों को वो काफ़ी अच्छा लगता था और शायद ही कोई जान पाता कि यह साधारण सा व्यक्ति एक जोकर के कपड़े पहनकर नाबालिग लड़कों का खून कर रहा है। शिकागो पुलिस को 27 शव मिले थे और उनको पता था कि उसने करीब 33 लड़कों को मारा है। और भी शव थे जो कभी नहीं मिले थे। वहाँ के लोगों में डर सा माहौल हो गया था। लोग मेलों में जाने से डरते थे। किसी भी जोकर बने हुए पर लोग विश्वास भी नहीं करते थे। लोगों को लगता था कि कहीं वह जोकर हो जो हमें जान से मार दे। जॉन से इंस्पायर होकर कई लोगों ने खुद को जोकर बनाया था और वो भी जॉन वेन की तरह ही हत्याएं करने लगे थे। तो चलिए इस खूनी जोकर की शुरुआती कहानी को देखते हैं। जॉन वेन गेसी का जन्म शिकागो में 17 मार्च 1942 को हुआ था। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। उनको शराब पीने और स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्हें लगता कि बाप बेटे को मिलकर सब काम एक साथ करना चाहिए। जॉन की माँ एक हाउसवाइफ थी और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मशहूर एक्टर जॉन वेन के नाम से ही अपने बेटे का नाम रखा था। जॉन के बचपन में सब जॉनी करके बुलाते थे। जॉन के पिता काफ़ी स्ट्रिक्ट और शराबी थे। उनके ज़्यादा गुस्से के कारण जॉन अपना ज़्यादा वक्त माँ और अपनी बहनों के साथ गुजारता था। पिताजी उसके साथ स्पोर्ट्स खेलना चाहते थे और मछली पकड़ने का भी प्लान करते थे, लेकिन जॉन ये सब पसंद नहीं करता था। उसे पेड़ लगाना, खाना बनाना और बाकी की औरतों के काम करना पसंद था, जिस वजह से उसके पिताजी काफ़ी निराश हुआ करते थे और जॉन को गे कहकर बुलाते थे। उनको लगता था कि जॉन लड़की बनना चाहता है और उसे लेकर वो कभी अपने हॉबी नहीं करने देते थे। पिताजी का यह बर्ताव देखकर जॉन की माँ उसे अच्छी डिश बनाकर खिलाती थी ताकि जॉन अच्छा महसूस कर सके। और ऐसे ही जॉन का वजन काफ़ी बढ़ता चला गया। जॉन के माता और पिता अक्सर झगड़ा करते रहते थे। जॉन के पिताजी जब शराब पीते थे तो वो जॉन और उसकी बहनों को बेल्ट से पीटा करते थे। बच्चे काफ़ी समय तक यह सहन करते रहे, लेकिन एक दिन जॉन के पिता उसे मार रहे थे तो जॉन अचानक रोना बंद करके अपनी पिता की आंखों में देखने लगा, जिससे उनको बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत बुरी तरीके से जॉन को मारने लगते हैं। एक दिन खेलते वक्त जॉन अचानक बेहोश हो गया था। उसे जब हॉस्पिटल में ले गए तब पता चला कि उसे हार्ट की बीमारी है। उसके बाद यह बात तय थी कि जॉन कभी स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता था। उसका शरीर उसका साथ भी नहीं दे रहा था। उसके पिताजी जितना स्पोर्ट खिलाते वो नहीं खेल पाता था। 1954 में जॉन ने स्काउट ज्वाइन किया था। वहाँ वो बेरी के साथ अच्छा दोस्त बन गया। जॉन को लगा कि वो बेरी पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है। उसने अपनी माँ के बेड से अंडरवियर चुराए थे। जब जॉन अकेला होता तो वो लड़कियों के कपड़े पहनता और अपने आप को शीशे में देखता। उसे लगता कि उसे लड़की ही होना चाहिए था। जॉन एक गे था, लेकिन यह उसके पापा को पता नहीं था, क्योंकि उसके पापा को मरा हुआ लड़का पसंद है लेकिन गे नहीं। उसके पापा के बर्ताव के कारण वो अच्छा लड़का बनने की कोशिश में रहता। इसलिए जॉन ने लड़कियों से मिलना शुरू किया, एक नॉर्मल जिंदगी बिताने के लिए। फिर भी मोटापे के कारण उसे लड़के स्कूल में बहुत परेशान किया करता थे। ये बात तो तय थी कि वो कितनी भी कोशिश करे वो इस दुनिया में नहीं रह सकता। स्कूल पूरा करने के बाद जॉन की उम्र 18 साल हुई। अब उसे शहर से दूर जाना था। वो स्प्रिंगफील्ड नाम के शहर में जाकर रहने लगा। वो वहाँ डेमोक्रेसी पार्टी के लिए असिस्टेंट कैप्टन बना। वहाँ काम करने वाली मैरिलिन मेयर से उसे काफ़ी लगाव हो गया। मैरिलिन के पिताजी स्प्रिंगफील्ड में जाने वाले व्यक्ति थे और इसके साथ साथ जॉन ने भी अपना नाम पॉलिटिक्स में बनाना शुरू किया और उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लेकिन एक पब्लिक फिगर होने की वजह से जॉन को किसी आदमी से संबंध बनाना मुश्किल था, क्योंकि जॉन गे था तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे वो आसानी से काबू कर सके। फिर उसने डोनाल्ड वॉरिस को अपने घर बुलाया। जॉन डोनाल्ड को जानता था क्योंकि वह उसके पिताजी के साथ काम करता था। वो एक सीनेटर था। डोनाल्ड जॉन को अपने बड़े भाई जैसा समझता था, क्योंकि जॉन कभी भी डोनाल्ड को शराब पीने से मना नहीं करता था। लेकिन जब डोनाल्ड शराब से धुत हो गया तो जॉन उससे जबरदस्ती संबंध बनाना शुरू करने लगा और जॉन डोनाल्ड को धमकाने भी लगा। उसने कहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जान से मार डालूंगा। जब जॉन ने डोनाल्ड को घर छोड़ा तो जाते वक्त उसने उसको $50 दिए और चुप रहने को बोला। डोनाल्ड ने यह बात काफी समय तक छुपा के रखी। फिर एक दिन 1968 में डोनाल्ड ने अपने परिवार को उस घटना के बारे में बताया और अब जॉन वेन को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन उन सभी आरोपों को वो झूठ बताने लगा और लाइव डिटेक्टिव टेस्ट की मांग करने लगा। उसे पता था कि वह लाइव डिटेक्टिव टेस्ट को फेल कर देगा।
लेकिन वो नाकाम रहा। उसके बाद कई नाबालिग लड़कों ने उनके बारे में हुए रैप के बारे में बताया। फिर जॉन को दोषी साबित करते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई। उसकी पत्नी ने उसे डिवोर्स दे दिया और बच्चों को भी दूर कर दिया। यहाँ जॉन वैन की कहानी खत्म हो सकती थी, पर उसकी मीठी मीठी बातों ने सबके दिल जीत लिए थे। कैदियों से लेकर गार्ड्स तक सब उसके दोस्त बन गए। कैदियों में काम करने के तजुर्बे में उसे जेल में हेड शेफ बना दिया गया था। उसके पिताजी को जिस बात का डर था वही हुआ। वो जॉन के जेल जाते ही चल बसे। जॉन को पता था कि उसके पिताजी अपमान के कारण मरे हैं। फिर वो यह गुस्सा जेल में जितने समलैंगिक लड़के थे उन पर निकालता था। दोषी साबित होने के बावजूद उसके अच्छे बर्ताव के कारण जॉन वैन को 16 महीनों के बाद जेल से रिहा कर दिया गया था। वहां के बाद वह उसकी मां के साथ रहने के लिए काउंटी चला गया। वहां के लोग जॉन पर लगे आरोपों के बारे में नहीं जानते थे। उनको जॉन अभी अभी अच्छा इंसान लग रहा था। जॉन के लिए वहां फिर से शुरुआत करना आसान था। उसको वहां कुक की छोटी जॉब भी मिली। वो ओवर टाइम काम करके पैसे बचाने लगा। जैसे ही पैसे जमा हुए उसने अपनी नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम पीडीएम कॉन्ट्रैक्ट्स था। हाई स्कूल में साथ पढ़ने वाली लड़की कैरल होप से उसने मिलना शुरू किया, जिसके बाद इनको 2 बेटियां हुई। लेकिन इनका रिश्ता ज़्यादा चल नहीं पाया क्योंकि पहले कैरल होप को उसके जेल जाने के बारे में पता नहीं था और कैरल को जब जॉन की सच्चाई पता चली तो इनका डिवोर्स हो गया। एक रात जॉन ग्रेहाउंड बस स्टैंड पर रुका। वहाँ उसे 16 साल का लड़का मिला जो क्रिसमस के कारण ट्रैवल कर रहा था। जॉन ने उससे बात करना शुरू किया और शहर घुमाने का न्योता भी दिया। बाद में उनके संबंध बन गए, लेकिन जॉन खुद को समलैंगिक होने पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने चाकू उठाया और उस 16 साल के मासूम पर बहुत सारे वार किए, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाद टीम को कभी नहीं देखा गया। तलाक से पहले वो कैरल होप से शादी करके उसे घर लाया था, जिस घर में कई लाशें दफन थी। जॉन को खुद के गे होने पर अभी भी गुस्सा आ रहा था। चेहरे पर वो जोकर का मेकअप करने लगा था। वैसे जोकर काफी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन वो अपना मेकअप काफी डरावना करता था और नजदीकी हॉस्पिटल में जाने लगा था। जब वो जोकर बनता था तो वो हर काम कर सकता था जो वो जॉन बनकर नहीं कर सकता था। कैरल को इस बात की चिंता होने लगी। जॉन जोकर बनते ही अपनी बिहेवियर बदल देता था। जॉन कैरल से संबंध रखना भी बंद करने लगा था। इसलिए कैरल होप को काफी दुख पहुंचा और उन्होंने 1975 में डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। उसके बाद जॉन नाबालिग लड़कों का शिकार करने के लिए आजाद था। वो शहर में जोकर बनकर घूमता था और रात में कोई लड़का उसे अकेले दिखता तो वह उसे पिस्तौल दिखाकर कार में बिठाता और बलात्कार करके उनका खून करता और अपने बेसमेंट में दफना देता। ज्यादा शव दफनाना मुश्किल था, इसलिए उसने जमीन खोदने के लिए एक कामगार की मदद ली। उसका नाम डेविड क्रैम था। जॉन ने उसे नई पाइपलाइन का बहाना दिया था। डेविड को भनक भी नहीं थी कि जॉन उसी को उसकी कब्र खुदवा रहा है। डेविड शहर में नया था और उसे शहर में नए फ्लैट की जरूरत थी। जॉन ने इस काम के बदले एक बेडरूम देने का वादा किया। एक रात जॉन घर में आया जिसे देखकर डेविड परेशान हो गया। जॉन काफी नशे में था और उसका जोकर भरा मेकअप भी उतर रहा था। वो जॉन की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो एक जोकर की तरह बड़ी आवाज में बात कर रहा था। उसने बोला कि मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा और उसने डेविड के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। वो उसे चाकू दिखाकर चिढ़ाने लगा और पूछता कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है। डेविड उसे मारने की धमकी देने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। वो कुत्तों की तरह भौंकने लगा। वो उसे रैप करने की धमकी देने लगा। डेविड ने गुस्से में आकर उसको लात मारी और जॉन कोने में जा गिर पड़ा। डेविड वहां से भाग तो गया, लेकिन उसने इस बात को किसी को नहीं बताया। जॉन गेसी का आखिरी शिकार बना 15 साल का रॉबर्ट बिस्ट, जो टेस्ट डिस्प्ले फार्मेसी में काम करता था। जॉन की उस पर काफी समय से नजर थी। वो फार्मेसी में जाकर नाबालिग लड़कों के बारे में पूछने लगा। जॉन ने रॉबर्ट को अपनी कंपनी में ऑफर किया, जिसमें वो प्रति घंटे उसे $2 देगा और जॉन ने इसके लिए अप्लाई भी किया था। आखिरी समय रॉबर्ट की मां ने उससे पूछा था कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तभी रॉबर्ट ने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट से बात करनी है। उसके बाद रॉबर्ट कभी भी वापस नहीं पहुंचा। अब जॉन की बेसमेंट में जगह कम पड़ने लगी क्योंकि उसने 27 लाश पहले से ही दफन कर रखी थी। इसलिए जॉन को रॉबर्ट का शव नदी में फेंकना पड़ा। जब पुलिस को रॉबर्ट का शव मिला तो उसकी छानबीन करना आसान था और उससे बाकी के क्लू भी निकल आए। उन्होंने तुरंत जॉन से बात की, लेकिन जॉन को पता था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। उसने जांच अधिकारी को अपने घर खाने पर बुलाया। एक अधिकारी ने उसके घर से आ रही लाश की गंध पहचान ली। फिर उन्हें जांच पर बेसमेंट में कुछ नाबालिग लड़कों की लाशें भी मिली। तब जॉन वैन गेसी को हिरासत में लिया गया और उसके फोटोज खींचे गए। उसकी निजी जानकारी लेते समय सब उसे पूछने लगे कि उसका जन्म कहाँ हुआ है। उसने जवाब दिया अराजकता में, और वो हंसने लगा। जब पुलिस को लाशें मिली तो जॉन को पता था कि वो अब पकड़ा गया है और उसने तुरंत मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने का दावा किया और बोला कि जोकर ने ऐसा किया है। उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन रॉबर्ट का खून करने का प्लान बहुत पहले से था। साइकोलॉजिकल जांच करने के बाद सबको पता चला कि जॉन बस पागल होने की एक्टिंग कर रहा है। उसने यह सब कुछ काम होशो हवास में किया है। वो हर इंटरव्यू में झूठ कहता कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन इस बार उसे फांसी की सज़ा मिली। जब उसे सज़ा देने वाले थे तो जेल के सामने भीड़ लग गई और लोग कहने लगे कि जॉन को जल्दी मारो।
थोड़ी देर बाद जॉन को मार दिया गया, लेकिन एक बात तो सच है कि वो समलैंगिक नहीं होता तो वो किसी को नहीं मारता। इसी बीच यह कहानी खत्म होती है। मिलते हैं एक नई मिस्ट्री के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।